आपका बार बार चंद स्वागत है। तो जैसे कि बच्चों इसमें फिजियोलॉजी का चल रहा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब फायदा होता है कि आपको हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे नीट का हो और चाहे बोर्ड का हो। और शेयर करने से फायदा होता है कि आपके मित्र यार तक जो होता है प्रत्येक वीडियो जो होता है ये पहुंचता रहता है वो। तो बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, आप देखेंगे इससे क्वेश्चन मिलना तय है वो। तो बच्चों अगली हेडिंग आता है जंतुओं एवं मनुष्यों के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ और उसका हमारे दैनिक जीवन में महत्व क्या होता है वो। तो इसमें आता है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम पोषक पदार्थ कहते हैं वो। ये जो होता है इसको पोषक पदार्थ कहते हैं वो। अब आती है कि पहली बात की पोषक पदार्थ क्या होता है वो। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व देते हैं वो, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है और हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। उसे हम पोषक तत्व कहते हैं या उन्हें पोषक पदार्थ कहते हैं। और इनकी कमी से हमारी शरीर जर्जर हो जाती है और हम विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए हमें जो है वो उचित मात्रा में पोषक पदार्थ को लेना चाहिए। और जो है इसको बताएंगे आपको इस बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। अब आती है कि इसमें जो होता है पोषक, माने कि इसको जो पोषक पदार्थ होता है इसको दो भागों में बांटा गया है वो। एक होता है ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होता है। नंबर एक इसको कार्बनिक कहते हैं वो, इसको जो होता है कार्बनिक कहते हैं। और सेकंड होता है इनऑर्गेनिक। नंबर सेकंड जो होता है उसे हम इनऑर्गेनिक या उसे हम अकार्बनिक कहते हैं, अकार्बनिक कहलाता है। तो बच्चों जैसा कि ये बात आती है कि कार्बनिक में कौन कौन आते हैं? कार्बनिक में आता है नंबर वन कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर सेकंड प्रोटीन्स, अगला होता फैट्स या इसको लिपिड्स भी कहते हैं, फैट्स लिपिड्स। और अगला होता है विटामिन्स, तो अगला होता है नंबर फिफ्थ होता है न्यूक्लिक एसिड होता है वो, न्यूक्लिक एसिड या उसको हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और या इसको लिपिड्स भी कहते हैं, फैट्स और लिपिड्स, विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये जो होता है ऑर्गेनिक या कार्बनिक में आते हैं वो। अब आता है कि इनऑर्गेनिक में सिर्फ दो आते हैं वो। नंबर वन, ये नंबर इसको बी कर लीजिए। नंबर वन होता है वाटर या इसको हम जल कहते हैं। और नंबर सेकंड आता है मिनरल्स आता है, और इसे हम जो है वो खनिज लवण कहते हैं, वाटर या ये जल कहलाता है वो। और ये जो होता है मिनरल्स या इसको हम जो होता है इसे हम खनिज लवण कहते हैं वो, खनिज लवण कहलाता है वो। अब आती है कि जो एक पोषक पदार्थ होते हैं हमारे कार्बनिक और अकार्बनिक होता है वो। ये तो रही बात कि पोषक पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस आपसे बाद में करेंगे कि वास्तव में इन सबों का क्या महत्व है वो और इनके स्रोत क्या होते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ पेपर होगा इस पेपर में चाहे बोर्ड का हो और चाहे नीट का हो, इससे क्वेश्चन आपको मिलना तय है जो है वो। पहले आता है कि हम जो होता है जो पोषक पदार्थ होते हैं उनके उपयोगिता के आधार पर जो है वो इसको कई भागों में बांटा गया है वो। नंबर वन होता है एनर्जी, नंबर वन होता है एनर्जी यील्डिंग सब्सटेंसेस, और इसकी हिंदी होती है ऊर्जा देने वाले पदार्थ। तो एनर्जी यील्डिंग सब्सटेंस वे पदार्थ होते हैं जिससे कि हमको ऊर्जा मिलती है वो।
और इसके अंतर्गत होता है टॉप पर है कार्बोहाइड्रेट्स है, ये कार्बोहाइड्रेट्स, और जिसका निर्माण 3 चीज होता है, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसका अनुपात 1:2:1 होता है वो। और कार्बोहाइड्रेट्स को हम सेलुलर फ्यूल कहते हैं, वो सेलुलर फ्यूल या इसे हम कोशिकी ईंधन कहते हैं वो। और इसका जो कॉमन फार्मूला होता है CnH2O और N होता जो है, ये इसका कॉमन फार्मूला होता है। अब इसे सेलुलर फ्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि एनर्जी का एक मेन स्रोत होता जो है वो। अब आती है कि इसके अलावा जो फैट्स होता है इसे हम वसा कहते हैं, जो कि एनर्जी यील्डिंग सब्सटेंस में आता जो है वो। अब नंबर सेकंड आता है बॉडी बिल्डिंग, नंबर सेकंड आता है बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेज। तो इसमें ऐसे पदार्थ आते हैं जो कि हमारे बॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं वो। और इसमें आता है प्रोटीन होता है वो, प्रोटीन। और प्रोटीन जो होता है ये बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस में आता है ये, क्योंकि प्रोटीन जो होता है हमारे जैसे कि नाखून हो गया, बाल हो गया, और यहाँ तक कि अंगों के टूटे फूटे अंगों के निर्माण में भी जो होता है ये प्रोटीन जो होता है हेल्प करता है वो। और प्रोटीन की उत्पत्ति प्रोटियास हुई है वो, इसकी उत्पत्ति प्रोटियास हुई है। और प्रोटियास मीन्स प्रिमिटिव होता है वो, और प्रिमिटिव माने क्या होता है? प्रारंभिक होता जो है ये। अब आती है कि अगला होता है, नेक्स्ट होता है मेटाबॉलिक। नंबर थर्ड आता है मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। नंबर थर्ड मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। देखिए इसमें क्या होता है कि इसको बोलते हैं उपापचयिक नियामक। बच्चों इसमें ऐसे पदार्थ आते हैं जो कि हमारे उपापचय या उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं वो, उपापचय या इसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। माने जीवधारी में चलने वाली जैविक क्रिया को मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और ये 2 प्रकार का होता है, एक को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं वो, एनाबॉलिज्म, और इसकी हिंदी उपचय होती है वो, उपचय होता है। और सेकंड जो होता है कैटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, और इसकी हिंदी अपचय होती जो है वो। तो दोनों मिलाकर के जो होता है मेटाबॉलिक कहलाता है वो। तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर जो होता है ये शरीर के माने कि मेटाबॉलिज्म मतलब कि इसको नियमक के काम करते हैं वो। और इसमें आता है विटामिन्स आते हैं, अगला होता है वाटर आता है, और अगले होते हैं मिनरल्स या इसको खनिज लवण बोलते हैं, कोई आते जो है वो। तो ये सब जो होता है इस कैटेगरी में आते हैं वो। अब आता है नंबर फोर्थ आता है हेरिडिटरी सब्सटेंसेस। नंबर फोर्थ हेरिडिटरी सब्सटेंसेस, और इसकी हिंदी होती है आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ, तो आनुवंशिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो कि आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसको हम हेरिडिटरी सब्सटेंसेस कहते हैं वो। और इसमें आता है न्यूक्लिक अम्ल होता है वो, न्यूक्लिक एसिड या उसको हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं वो, न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है बच्चों। तो ये इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एक ऐसा अम्ल होता है जो कि मुख्यतः न्यूक्लियस मिलता है वो, ये मुख्यतः न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए इसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और एसिडिक नेचर होता जो है वो, इसलिए इसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। एसिडिक नेचर इसलिए होता है क्योंकि इसमें फास्फेट मिलता है वो। अब आती है कि ये न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का होता है, एक को तो डीएनए कहते हैं और सेकंड जो होता है आरएनए कहलाता है वो। तो डीएनए और आरएनए जो होता है
तो ये जो होता है आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो कि माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का ये कार्य करते हैं। तो बच्चों ये किस आधार पर ये सबस्टेंसेस जो है हमारे बॉडी में रोल क्या होता है उस रोल पर आधार डिवाइड किया गया है। अब आपको हम 1 बाय 1 माने कार्बोहाइड्रेट का, इसके बाद प्रोटीन्स का, लिपिड्स का और मतलब जितने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता है फर्स्ट आता है। ऑर्गेनिक का फर्स्ट आता है और उसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। वो नंबर 1 तो हम 1 बाय 1 ले चलते हैं। तो पहला होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में फर्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों कार्बोहाइड्रेट जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन 3 चीज होता है। वो एक कार्बन होता है, सेकंड हाइड्रोजन होता है और थर्ड क्या होता है ऑक्सीजन होता है। और इसका अनुपात 1:2:1 होता है वो। और इसका जैसा बताया हमने इसका कॉमन फार्मूला होता है CnH2O और An होता जो है। अब आती है कि इसको जो है वो हाइड्रेट्स माने कि हाइड्रेट्स आप कार्बन भी कहते हैं। वो इसे जो होता है हाइड्रेट्स आप कार्बन भी इसे कहते हैं। वो अब आती है कि ये हाइड्रेट्स आप कार्बन भी कहते हैं। वो अब आती है शर्करा के आधार पर जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स निम्न प्रकार के होते हैं। वो नंबर 1 होता है मोनोसैकराइड्स। नंबर सेकंड होता है डाइसैकराइड्स और नंबर थर्ड होता है ट्राइसैकराइड्स। या इसको ओलिगोसैकराइड्स कर लीजिए, ओलिगोसैकराइड्स। और अगला होता है नंबर फोर्थ होता है पॉलीसैकराइड्स आता है। वो पॉलीसैकराइड्स। तो मोनोसैकराइड्स में जिसमें सिंपल शुगर होते हैं और इसमें आता है ग्लूकोज। इसका एग्जांपल होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अगला होता है राइबोज और अगला होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो ये सब जो होता है ये मोनोसैकराइड्स आते हैं। वो और ये सब जो होता है एनर्जी के स्रोत होते हैं। हालांकि राइबोज पेंटोज शुगर होता है जो कि आरएनए मिलता है और डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होता है ये डीएनए मिलता है। वो अगला होता है डाइसैकराइड्स में मोनोसैकराइड्स के 2 मॉलिक्यूल मिलकर के डाइसैकराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। वो माने क्या इसमें जो होता है 2 मॉलिक्यूल जब मोनो मिलते हैं तो डाइसैकराइड्स का फॉर्मेशन होता है। वो अब आती है कि इसमें जो होता है आते हैं कौन से नंबर 1 माल्टोज आता है। माल्टोज और माल्टोज को इसको हम माल्ट शुगर भी कहते हैं। वो माल्ट शुगर होता है और इसका स्रोत जो होता है जर्मिनेटेड बार्ली होता है। वो अगला होता है सुक्रोज होता है, सुक्रोज। और इसका एग्जांपल जो है वो गन्ना और चुकंदर होता है। माने कि इसका एग्जांपल जो है वो शुगर केन और चुकंदर माने इसको बोलते हैं बीटा वुल्गेरिस माने चुकंदर होता जो है वो। तो गन्ने की तने से और इस चुकंदर की जड़ से हम इसको चीनी को हम प्राप्त करते हैं। वो माल्टोज। अगला होता है लैक्टोज होता है। वो और लैक्टोज को हम मिल्क शुगर कहते हैं। वो मिल्क शुगर कहलाता है। वो और सबसे अधिक मात्रा मदर्स मिल्क में पाई जाती है। वो अगला होता ओलिगोसैकराइड होता है। तो ओलिगो मीन्स एक ही होता है। वो माने कि कुछ मोनोसैकराइड मिलकर के ओलिगोसैकराइड का फॉर्मेशन करते हैं। अगला होता है पॉलीसैकराइड होता है। वो जिस समय 2 से माने कि 2 से अधिक संख्या होती है माने 10 से लेकर के जब हजारों मॉलिक्यूल मोनोसैकराइड्स के मिलते हैं
तो पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है वो, और इसके अंतर्गत काइटिन, पेक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और ग्लाइकोजन, तो ये सब जो है ये सब पॉलीसैकेराइड में आते हैं वो, जिसमें प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से बनी होती है, और जो दो सेल होते हैं, दो सेल प्लांट सेल को जोड़ने के लिए जो होता है, इसमें क्या पाए जाते हैं जो है ये, माने पेक्टिन, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट पाई जाती है वो। बच्चों एक इसके बारे में रहा, एक कार्बोहाइड्रेट बारे में रहा। अब अगले बारे में जो है वो अगला प्रोटीन आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब है, इसको देखिएगा। थैंक यू।